रही है। इस समय जुताइयों का समय चल रहा है। बुंदेलखंड का क्षेत्र पिछड़ा क्षेत्र है। यहाँ के लोग इस समय खेती को जुताई करते हैं, खेत का अनाज बेचने जाते हैं, तो कहीं ना कहीं खेत जाने में, खेत जोतने में परेशानी हो रही है। बिजली के बिलों के दाम बढ़ते जा रहे हैं, चाहे वो बसों का किराया हो, किराया बढ़ता जा रहा है। बात करें रसोई की तो रसोइयों में भी मार पड़ी है। बिल्कुल कहीं ना कहीं जिस तरीके से अनवर महंगाई तो बढ़ी रही है, साथ ही साथ जो व्यवस्थाएं हैं वो भी लगातार देखने को मिल रही है। शिवम हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं। शिवम, आपसे जानना चाहूंगी मैं, लखनऊ की अगर हम बात करें तो लखनऊ में कल अजय कुमार लल्लू को गिरफ्तार भी कर लिया गया था, और जिस तरीके से महंगाई को लेकर कांग्रेस अब प्रदर्शन कर रही है, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? बहुत कम शब्दों में अपनी बात पूरी करें शिवम। देखिए, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष लल्लू यादव को जो है महंगाई की अगर बात करें तो लगातार महंगाई जो है बढ़ती चली जा रही है। चाहे रसोई की बात हो या गाड़ियों की बात हो या फिर खाद्य पदार्थ की बात हो, और सबसे बड़ी जो महंगाई की मार है वो किसानों के ऊपर पड़ रही है, जिनको सिंचाई करनी पड़ती है। तो जो है कहीं ना कहीं सता रही है, लोग काफी जो है परेशान होते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल शिवम, गोरखपुर से हमारे साथ अनुराग जुड़े हुए हैं। अनुराग, गोरखपुर की बात करें तो कांग्रेसियों का प्रदर्शन जो है वो पूरा देशव्यापी प्रदर्शन था। अगर हम बात करें गोरखपुर में किस तरीके से उन्होंने प्रदर्शन किया, और बढ़ती महंगाई को लेकर आम जनता का क्या कुछ रिएक्शन सामने आ रहा है? बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कोरोना जैसे वैश्विक महामारी को लेकर जहां सतर्क दिखा था, वहीं जो असर पड़ा है महंगाई पर, किसानों पर भी पड़ा, हर वर्ग के लोगों पर। क्योंकि अगर कोरोना की बात करें तो बंद कर ले। जो लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन में व्यापारी भी परेशान हुए। व्यापारियों ने भी अपनी दुकानें, अपनी शॉपिंग मॉल और अभी बंद रखे थे, और वर्तमान में गोरखपुर में यह है कि अभी भी उनके मॉल बंद है, अभी भी उनकी दुकानें बंद है। सिर्फ डिलीवरी की जो सेवा है वो चालू की गई है। पेट्रोल और डीजल की बात करें तो वो तो चरम सीमा पे है। सब्जियों के दाम भी काफी ज्यादा बढ़ गए, फलों के दाम काफी ज्यादा बढ़ गए। गोरखपुर में जो सेब अभी 3 महीने पहले 90 रुपए किलो मिलता था, आज वो रेट 260 रुपए किलो सेब मिला है। काफी सारे फल जो है महंगे हो चुके हैं, काफी सारी सब्जियां महंगी हो चुकी हैं, काफी सारी जो गुड्स एंड सर्विसेज है वो भी महंगे हो चुके हैं। लेकिन बात करें अगर, जैसा कि हमारे सहयोगी ने बताया कि जिस तरह पूर्ववर्ती सरकार ने उन पर लोगों ने भरोसा नहीं किया था, और इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के बाद उन्होंने भरोसा किया था कि इस बार ये सरकार बनाने के बाद हमें महंगाई से राहत मिलेगी, लेकिन वो अभी राहत नहीं मिल सकती है। और जगह जगह कांग्रेसियों का जब बात करें, चाहे वो समाजवादी पार्टी की बात करें, चाहे जो इनके विरोधी है, कहीं ना कहीं लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, और अब कहीं ना कहीं विपक्ष भी जो है वो सड़कों पर नजर आने लगा है। अनिल मीणा बुलंदशहर से बात से जुड़े हुए हैं। अनिल, बुलंदशहर की अगर हम बात करें तो बुलंदशहर में किस तरीके से हालात देखने को मिले? कांग्रेसी जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, हालांकि कोरोना प्रोटोकॉल का भी पालन करना बहुत जरूरी है, ऐसे में पुलिस किस तरीके से मुस्तैद नजर आई? जी बिल्कुल, अगर जनपद बुलंदशहर की अगर हम बात करते हैं, जनपद बुलंदशहर में कांग्रेसियों ने जिस तरह से धरना प्रदर्शन किया है, उसको उनका कहना यह है कि जिस तरह से सरकार महंगाई बढ़ाती जा रही है तो कहीं ना कहीं लोगों पर काफी मार पड़ रही है। एक तो कोरोना की तरफ से लोगों काफी परेशान है, लोग कोरोना में बहुत दुखी है। उसके बाद भी सरकार लगातार पेट्रोल डीजल के जो दाम बढ़ाती जा रही है, कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय है। जिस तरह रसोई की अगर बात करें तो रसोई में जिस तरह तेल है, दाल है, इनके भी दाम लगातार बढ़ते हुए जा रहे हैं। लोग घर में हर चीज से परेशान है। लोग अगर जुताई की बात करें तो लोगों को सबसे ज्यादा तेल की जरूरत, डीजल की जरूरत होती है। डीजल के किसानों का कहना यह है कि डीजल के सरकार ने इतने दाम बढ़ा दिए हैं कि लोगों को तेल लेना भी मुश्किल है। देखिए, एक चीज और यहाँ कह सकते हैं कि जिस तरह लोगों ने बीजेपी सरकार पर भरोसा जताया था कि महंगाई को बीजेपी सरकार कम करेगी, लेकिन लोगों का अब कहना यह है कि बीजेपी सरकार पूरी तरह महंगाई को कम करने में पूरी तरह फेल हुई है। लेकिन लोग हमारे यहाँ साथ मौजूद हैं, हम एक यहाँ बात भी करते हैं लोगों से कि जिस तरह लोग महंगाई को लेकर किस तरह, क्या नाम है आपका? अच्छा, पेट्रोल डीजल के जो दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं उसको लेकर आप क्या कहेंगे? अरे परेशानी है बहुत ज्यादा। तो सरकार से किस तरह की अपील करते हैं? पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं लगातार, थोड़े बहुत कम होने चाहिए, ये अपील करना चाहते हैं सरकार पे, और कुछ नहीं बस। बिल्कुल अनिल, कहीं ना कहीं आम जनता में काफी रोष जो है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि पेट्रोल डीजल के दाम लगातार जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं आम जनता परेशान भी है और आक्रोशित भी है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है महंगाई को कहीं थोड़ी राहत जरूर मिलनी चाहिए, क्योंकि एक तो लॉकडाउन लगा, रोजी रोटी का संकट आया। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। लगातार हम बात कर रहे हैं महंगाई और तकरार भी, और जिस तरीके अब वो सड़कों पर नजर आने लगा है बढ़ती महंगाई को लेकर। एक तरफ कोरोना काल जहां पर लॉकडाउन लगा और उसके बाद लोगों कट आया, ऐसे में बढ़ती महंगाई कहीं ना कहीं लोगों की कमर तोड़कर रख दी है। फिलहाल इस बुलेटिन में तहीं देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।
जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। कोर्ट कचहरी के ना लगे चक्कर, सबसे अधिक यही है बेहतर। लेकिन बढ़ ही जाए पाला तो कहां जाए, क्या करें? घबराए नहीं, अब हर मुश्किल होगी आसान। के न्यूज इंडिया पर वकील आपका देगा समाधान। कीजिए कॉल, पूछिए अपने सवाल। 0512 23900031 और 0512 23900032। वकील आपका हर रविवार दोपहर 3 बजे केवल के न्यूज इंडिया पर। मिलेगा हर समस्या का समाधान। विवाह में बाधा, जीवन में वास्तु शास्त्र का प्रभाव, शिक्षा में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, कारोबार में आने वाली हर बाधा का, जिंदगी में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, नौकरी में बाधा। देखिए हर समस्या का समाधान लाइव विद आचार्य लंकेश। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज एट 11। मैं हूं आपके साथ सोनाली तोमर। रुक करेंगे खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आया पहला बयान, कहा शिष्टाचार हुई थी। अखिलेश यादव ने महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार को घेरा, कहा भाजपा का संकल्प पर झूठ का पुलिंदा। यूपी में 100 करोड़ की लागत से विकसित होगा गंगा सर्किट, पवित्र दृष्टि से। पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि को लेकर कांग्रेस के प्रदर्शन पर बंटवार दिखाया आएगा। उत्तर प्रदेश में थमी कोरोना की रफ्तार, प्रदेश के 60 जिलों में एक भी नया संक्रमित नहीं, 24 घंटे में 619 नए केस। यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स के नामों में करेक्शन का दे रहा मौका, 14 और 15 जून को खुलेंगी वेबसाइट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। खबर घाटमपुर से है, जहां रिक्त पंचायत सदस्यों के शुरू बड़े पंचायत नहीं हुआ था शपथ ग्रहण। घाटमपुर तहसील के सभी ग्राम पंचायतों में मतदान शुरू।
करीब 1.5 सैकड़ों ग्राम पंचायतों में मतदान का शुभारंभ। घाटमपुर से खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां रिक्त पंचायत सदस्यों के लिए मतदान शुरू हो चुके हैं। रिक्त पड़े पंचायत सदस्यों के कारण नहीं हुआ था शपथ ग्रहण। वहीं घाटमपुर तहसील के सभी ग्राम पंचायतों में मतदान शुरू हो चुके हैं। करीब ग्राम पंचायतों में मतदान शुरू हो चुके हैं। पंचायत के चुनाव शुरू हो चुके हैं, मतदान शुरू हो चुका है। करीब ग्राम पंचायतों में मतदान का शुभारंभ हुआ है। बरेली से खबर है, जहां मिली करवट, तेज हवा, जमकर बारिश। इसे खबर आपको दिखा रहे 2 दिनों से लगातार बिगड़ा था मौसम का मिजाज। मौसम ने अचानक करवट ले ली, जिसके बाद तेज हवाएं भी चली, बारिश भी हुई। नगर निगम की लापरवाही से हो रहा जल भराव। भारी बारिश के कारण जल भराव भी हो रहा है। दिन भर बारिश का मौसम विभाग ने बताया। बारिश से आगमन भी बाधित हो गया का पारा। कहीं ना कहीं लोगों को राहत मिली है गर्मी से। अचानक मौसम ने करवट ली, अपना मिजाज बदला, तेज हवाएं चली, जमकर बारिश। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि पूरे दिन भी बारिश हो सकती है लगातार। नगर निगम की लापरवाही भी नजर आ रही है। जिस तरीके से तेज बारिश हुई, जल भराव हुआ जगह जगह, रास्ता भी बाधित हो गया है। लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है, दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते नगर निगम की भी पोल खुलती हुई नजर आ रही है। मिर्जापुर से खबर है, जहां लॉकडाउन ने तोड़ दी परिवार की कमर। जिला प्रशासन ने नहीं की क्षेत्र में ऐसे परिवारों की मदद। जिस तरीके से कोरोना लगातार बढ़ रहा है, वहीं लॉकडाउन भी घोषित किए गए थे, वहीं परिवारों की मदद से आया इलाज को। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं, इलाज कराने के लिए चारपाई पर युवक को ले जाया जा रहा है। एम्बुलेंस की सुविधा नहीं मिली, ईमानदारों के पास मोबाइल तक नहीं है। गरीब परिवार। मिर्जापुर से खबर आपको दिखा रहे हैं, लॉकडाउन में गरीब तबके के लोगों की कमर तोड़ दी है भी, और इलाज के लिए मरीज को चारपाई पर लेटाकर अस्पताल ले जाया जा रहा है। एम्बुलेंस की कोई सुविधा नहीं है। बंधु अस्पताल में सीएम अरविंद केजरीवाल अस्पताल में डॉक्टर आशीष गोयल वार्तालाप कर रहे हैं वर्चुअली। क्षेत्रीय विधायक श्री संजीव झा, राजीव गांधी अस्पताल में डॉक्टर शेखर और हमारे दिल्ली विधानसभा के स्पीकर श्री रामनिवास गोयल जी, संजय गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल और हॉस्पिटल में डॉक्टर ए.के. जैन और हमारे विधायक कुलदीप जी, बाबा साहब अंबेडकर हॉस्पिटल में डॉक्टर नवनीत गोयल अटेंडेंट और हमारे क्षेत्रीय विधायक रोगी कल्याण समिति के चेयरपर्सन श्री महेंद्र गोयल जी, इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बायलरी साइंसेज में डॉक्टर एस.के. सरीन और हमारे विधायक नरेश यादव जी,
निरंकारी कोविड केयर सेंटर में, जिसको हम निरंकारी फील्ड अस्पताल के नाम से भी कहते हैं, सेंटर को चलाने दिल्ली सरकार किशन बजाज और क्षेत्रीय विधायक दिलीप पांडे जी वहां मौजूद है। दिलीप पांडे जी तिमारपुर विधानसभा को रिप्रेजेंट करते हैं और आज बुराड़ी अस्पताल, बुराड़ी कोविड केयर सेंटर में अवेलेबल है। आप सबका इस कार्यक्रम में स्वागत है कि वो हमारे प्रोग्राम की नींव रखी। ऐसे प्लांट में डीडीसी का सहयोग और डीडीसी का एक रोल, जैस्मिन शाह जी। आप सबको मेरा नमस्कार। आज का दिन दिल्ली सरकार के लिए और दिल्ली के लोगों के लिए बहुत महत्व का दिन है। हम सब ने देखा कि कोरोना की लड़ाई में ऑक्सीजन, तो ये हम आपको दिखा रहे थे जहां दिल्ली केजरीवाल ने बर्बाद किया। ऐसी खबर है जहां अमरोहा की खबर से पहले आपको दिल्ली से हम आपको दिखा रहे हैं लाइव केजरीवाल, जहां सीएम केजरीवाल वर्चुअली संवाद कर रहे हैं। बता दें कि दिल्ली के 9 अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट का जो है वर्चुअली लोकार्पण किया है दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने। 9 अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट को लेकर लोकार्पण किया है, वर्चुअली लोकार्पण किया जा रहा है। लाइव आपको दिखा रहे हैं जहां रहा है। दिल्ली के 9 अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए, जहां सीएम अरविंद केजरीवाल लोकार्पण किया वर्चुअली और लगातार संवाद भी कर रहे हैं। अमरोहा से खबर है जहां ट्रेन के चपेट में आकर युवक की कटी टांगें। अमरोहा से खबर जहां गेटमैन की सूचना पर मौके पर पहुंची जीआरपी, एम्बुलेंस से सीएचसी भिजवाया और हालत गंभीर बनी हुई है। गजरौला के मोहल्ला तिगरिया रेलवे फाटक का ये पूरा मामला है। अमरोहा से खबर जहां ट्रेन की चपेट में आकर युवक की टांग, गेटमैन की सूचना पर मौके पर पहुंची जीआरपी, जिसके बाद युवक को अस्पताल में भर्ती कराया, जिसकी हालत अभी गंभीर बनी हुई है। कानपुर से खबर है जहां विकास दुबे की पत्नी को पुलिस ने दिलाया कब्जा। ऋचा को पुलिस ने दिलाया खेतों का कब्जा। खबर आपको दिखा रहे हैं जहां ऋचा को पुलिस ने खेतों का कब्जा दिलाया। बिगरू के ग्रामीणों पर कब्जा करने का आरोप था। वहीं विकास की मौत के बाद कब्जा करने का आरोप, विकास की मौत के बाद कब्जा करने का आरोप। खेतों पर कब्जा लेने के बाद गांव से लौटी ऋचा दुबे। बता दें कि बिकरू में सास ससुर से मिली ऋचा दुबे ककवन पुलिस कब्जा दिलाने के दौरान रही मौजूद। ऋचा को पुलिस ने दिलाया खेतों का कब्जा। बिकरू के ग्रामीणों का पर के बाद पुलिस ने ये खेत दिलवा दिया है ऋचा को। अब बात करेंगे मोदी के मन में क्या। दिल्ली से खबर है जहां केंद्रीय कैबिनेट में जल्द हो सकता है बड़ा फेरबदल। सूत्रों के हवाले से खबर है जहां पीएम मोदी मंत्रियों से मुलाकात कर रहे।
संबंधित मंत्रालयों की समीक्षा कर रहे हैं। सूत्रों के हवालों से खबर है, जहां छोटे छोटे ग्रुप में मंत्रियों से मुलाकात कर रहे हैं पीएम मोदी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी बैठक में शामिल हैं। वहीं पीएम आवास पर हुई बड़ी बैठक। बता दें कि अमित शाह और जेपी नड्डा भी बैठक में शामिल हुए। करीब 4 घंटे तक चली आवास पर बैठक। संबंधित मंत्रालयों की समीक्षा कर रहे। सूत्रों के हवालों से खबर आ रही है, जहां छोटे छोटे ग्रुप में मंत्रियों से मुलाकात कर रहे हैं मोदी। इसी खबर के साथ ज्यादा जानकारी के लिए ब्यूरो चीफ अमित दुबे जुड़ चुके हैं दिल्ली से। वहीं लखनऊ से अभिषेक जुड़ चुके हैं हमारे साथ, विशेष संवाददाता। अभिषेक से जानना चाहेंगे, अभिषेक, जिस तरीके से ये खबर अब सामने आ रही है कि मोदी के मन में क्या है, इस पर एक वार्तालाप हो रही है कि कैबिनेट जो चल रही है, मंत्रियों से लगातार मुलाकात हो रही है, क्या पूरी जानकारी है? जी बिल्कुल, केंद्रीय कैबिनेट भी एक्सपेंशन के लिए प्रस्तावित था, लेकिन कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में हुई हलचल और कोविड महामारी का जो प्रकोप दोबारा दूसरी स्ट्रेन में देखने को मिला, वो एक बड़ी वजह थी कि एक्सपेंशन को लेकर के बृहद रूप से जैसी चीजें देख सकते थे हम पहले, वैसी नहीं देखने को मिली। अब स्थितियां कुछ काबू में आई हैं। उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में भी कुछ लहर थमी है, चीजें कंट्रोल में आ पाई हैं। लिहाजा ये राजनीतिक उथल-पुथल और बेहतर समझ में आ रही है और बाहर भी बातें निकल कर आ रही हैं, लोगों का ध्यान भी आकर्षित कर रही हैं। हरामो खास में भी इस बात को लेकर चर्चा है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में विस्तार प्रस्तावित पहले भी था और अब उसी को लेकर के कवायदें तेज हुई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मुलाकात कर रहे हैं। पोर्टफोलियो की बात जहां तक की जाए तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं जेपी नड्डा, उनके पास कई सारे पोर्टफोलियोज पहुंच रहे हैं। कैसे किसको एडजस्ट किया जाए, जातिगत आधार पर भी समीकरणों को ध्यान में रखा जाए। पूरे देश की राजनीति पूरी तरह टिकी हुई है इस कैबिनेट विस्तार पर। तो निश्चित तौर पर, खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी नपीत स्ट्रैटेजी, जिसके लिए वो हमेशा से जानी जाती है, उसी हिसाब से मंत्रिमंडल का विस्तार भी करेगी। और एक अहम बात इसमें मैं जोड़ना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश की राजनीतिक हलचल भी कहीं ना कहीं एक बड़ी वजह रही कि केंद्र की कैबिनेट एक्सपेंशन नहीं हो पाई अभी तक, और केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार तभी हो पाएगा जब उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं ये राजनीतिक हलचल थम पाएगी। हालांकि 2 दिवसीय दौरे के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ वापस पहुंचे हैं। बाकायदा एक मैराथन बैठकों का दौर हमने देखा था लखनऊ में भी लगातार, और फिर वो सारी रिपोर्ट केंद्रीय शासन या केंद्रीय जो आला कमान है भारतीय जनता पार्टी, वहां तक पहुंची, चाहे वो राधा मोहन सिंह उत्तर प्रदेश के प्रभारी हों या BL संतोष की बात की जाए, राष्ट्रीय महामंत्री है। तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश की राजनीति भी एक बड़ी वजह रही। जी अमित से जानना चाहेंगे, अमित, जिस तरीके से केंद्रीय कैबिनेट में जल्द हो सकता है फेरबदल, जिस तरीके सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, वहीं लगातार जो मंत्रियों से वार्तालाप होती हुई नजर आ रही है, मुलाकात कर रहे हैं, क्या पूरी जानकारी है? जी, जिस तरीके से लगातार खबरें सामने आ रही हैं कि केंद्रीय कैबिनेट में जल्द हो सकती है बड़ा फेरबदल हो सकता है, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। वहीं यूपी को लेकर बैठक में हलचल मची हुई है, मंथन हो रहा है यूपी को लेकर के। वहीं बता दें कि 4 घंटे तक बैठक हुई, जिसमें तमाम चर्चा हुई। वहीं जेपी नड्डा भी इस बैठक में शामिल हुए, अमित शाह भी इसमें शामिल हुए। सीधे अमित दुबे से जानना चाह, जिस तरीके से लगातार खबरें सामने आ रही हैं कि लगातार पीएम मोदी लगातार मुलाकात कर रहे हैं मंत्रियों से, तमाम चर्चा हो रही है, इस पर क्या जानकारी है? देखिए, अगर 10 जून की बात की जाए तो कई केंद्रीय मंत्री थे जिनके मंत्रालयों की समीक्षा प्रधानमंत्री ने की थी। आधा दर्जन से ज्यादा मंत्रालय थे जिनकी समीक्षा प्रधानमंत्री ने की थी रिसेंटली। उसके बाद अगर हम आज की बात करें तो आज फिर 2 केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और नरेंद्र सिंह तोमर दोनों प्रधानमंत्री से मिलने गए। कल हमने देखा कि अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ 4 घंटे ज्यादा प्रधानमंत्री की बैठक। इस बीच केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार की खबरें तेज है। जिस तरह से उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी यहाँ आए हुए थे, कई जगह उन्होंने मुलाकातें की, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष हो।
तो ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद उन्हें भी केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिल जाए। जी अब क्योंकि केंद्रीय मंत्रिमंडल की किस तरह विस्तार होना पहले तेज है, तो जाहिर तौर पर मीटिंगों का दौर जारी है। प्रधानमंत्री तमाम मंत्रालय की समीक्षा कर रहे हैं, हर एक का कामकाज देख रहे हैं, क्योंकि उसी कामकाज के हिसाब से लोगों को हटाया जाता है या उन्हें प्रमोट किया जाता है। और अब क्योंकि अगर हम यूपी बात करें तो अनुप्रिया पटेल, डॉक्टर संजय निषाद सहित तमाम लोग जो है वो लगातार जो है गृह मंत्री अमित शाह के टच में, लगातार उनके साथ मीटिंगें हो रही है। कहा यह जा रहा है कि अनुप्रिया पटेल ने भी साफ कर दिया है कि राज्य मंत्री से काम नहीं चलेगा, जो पद उन्हें मिल रहा था उनका कद बढ़ना चाहिए। न सिर्फ उनका कद बल्कि उनके हस्बैंड जो उनके पति हैं आशीष पटेल, उनका भी चाहिए, यूपी के कैबिनेट में जगह मिलनी चाहिए। इस तरह की भी खबरें आ रही है। हालांकि क्योंकि केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, इसे प्रयास लगाए जा रहे हैं, जिस वजह से जिन मंत्रालयों की समीक्षा नहीं हुई है उन मंत्रालयों की भी लगातार प्रधानमंत्री समीक्षा कर रहे हैं। जी हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से ये 4 घंटे लगातार जो बैठक हुई है, इसमें अमित शाह भी मौजूद थे, जेपी नड्डा भी मौजूद थे, क्या अटकलें लगाई जा रही है? जिस तरीके से ये बड़ा देखने को मिल रहा है, पीएम मोदी और आवास में जिस तरीके से 4 घंटे बैठक हुई, क्या तमाम जानकारी है जिस तरीके से ये चर्चा हुई? देखिए, रिसेंटली जो मुद्दा नजर आ रहा है वो केंद्रीय कैबिनेट के विस्तार का है कि केंद्रीय कैबिनेट का विस्तार होना है, कई लोगों को जगह मिल रही है। आने वाले दिनों में 5 राज्यों में चुनाव है, यूपी की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, पंजाब की बात करें, और ऐसे में पंजाब जैसी जगह जहाँ पे अकाली दल के साथ जो वर्षों पुराना गठबंधन बीजेपी का था अब नहीं रहा, बार फिर सोचना पड़ेगा कि देखा जाए तो अपने आप को किस तरह मजबूत करेंगे, क्योंकि हरसिमरत कौर बादल जो कि अकाली दल कोटे से केंद्र सरकार में मंत्री थी, उन्होंने रिजाइन कर दिया था। तो मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर खासी चर्चा हो रही है और यही बड़ी वजह है। पहले ये चर्चा जो है वो अमित शाह और नरेंद्र मोदी के बीच होती थी, अब क्योंकि जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष इस बैठक में शामिल है, इन लोगों को इसमें जगह दी जाएगी, इसे लेके चिंतन मंथन लगातार चल रहा है। दूसरी तरफ जिसकी मैं बात कर रहा था, क्योंकि प्रधानमंत्री तमाम केंद्रीय जो मंत्री हैं उनके कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं, इसका भी एक आधार होता है, क्योंकि उसी आधार पर तमाम लोगों को कैबिनेट मंत्री या राज्य मंत्री उन्हें हटाया जाता है और उनकी जगह दूसरे को लाया जाता है। कोरोना काल में किस मंत्रालय ने किस तरह से योगदान दिया, किस तरह के कार्य किए, इन सारे विषयों को लेकर प्रधानमंत्री की समीक्षाएं लगातार जारी है। दूसरी बड़ी चीज जो योगी आदित्यनाथ का दौरा था, यूपी के समीकरण को लेकर जिस तरह वो अलग अलग तीनों लोगों से मिले, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात करें, अमित शाह की बात करें, प्रधानमंत्री से बात करें, अब जिन तीनों लोगों से योगी आदित्यनाथ मिले थे वो तीनों एक साथ उनसे, तो यूपी के लेके भी एक नया चिंतन मंथन स्टार्ट हो रहा है कि आखिरकार आने वाले दिनों में गठबंधन की स्थिति क्या होगी, किस तरह से बीजेपी चुनावी मैदान में जाएगी। जी अमित, जिस तरीके से कई नाम भी शामिल हो रहे हैं, ज्योतिरादित्य भी सिंधिया भी जो है इनके नाम भी शामिल हो रहे हैं, क्या पूरी जानकारी है इसको लेकर? जी अमित, जिस तरीके से लगातार ये भी कई नाम शामिल हो रहे हैं, इसमें कई बड़े नाम शामिल हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया के भी नाम शामिल हो रहे हैं, इस पर क्या जानकारी है आपके पास? बीजेपी की अब वो जो बीजेपी पहले की बीजेपी थी वो बीजेपी नहीं रही। इसलिए अगर हम कैबिनेट की बात करें, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शपथ ले रही थी, उन मंत्रियों को भी नहीं पता था कि वो आज मंत्रिमंडल लेंगे। मैं 2 घंटे पहले उन्हें फोन किया जाता, उससे पहले सारे सांसदों को दिल्ली बुलाया जाता है, सारे सांसद दिल्ली में मौजूद होते हैं, क्योंकि सबको पता था कि प्रधानमंत्री आज प्रधानमंत्री पद की नरेंद्र मोदी। हमें हम जानकारी हासिल करेंगे, आप सभी जुड़े रहिए हमारे साथ। इस वक्त आपको सीधे ले चलते हैं दिल्ली, जहां सीएम अरविंद केजरीवाल क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। भयंकर थी ये चौथी वेव, बहुत भयानक थी। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जो पहली वेव आई थी उसकी पीक केसेस, डेली केसेस लगभग 4,500 के करीब थे। जो दूसरी वेव सितंबर में आई थी पिछले साल, उसमें लगभग 6,000 के करीब केस थे। जो तीसरी वेव आई थी उसमें 8,500 डेली पीक थी, और ये जो चौथी वेव आई थी इसमें 8,500 से एकदम से 28,000 केसेस डेली आ रहे थे। और केवल नंबर ऑफ केसेस नहीं बढ़े, बल्कि उसकी इंटेंसिटी भी बहुत ज्यादा सीवियर थी। बहुत
इस बार जो लोग बीमार पड़ रहे थे, बहुत ज्यादा बीमार पड़ रहे थे, और इस बार हमने कई सारे लोगों को खोया। अगर आप चारों तरफ अपने लोगों से बातचीत करें तो ऐसा लगता है कि शायद ही ऐसा घर था जो कोरोना से अछूता रहा। कोई ना कोई बीमार कहीं हर एक के घर में पड़ा, और कई लोगों को, अपने लोगों को लोगों ने खोया। पर हम सब लोगों ने मिलकर इसका मुकाबला किया, और इसमें इंडस्ट्री का जो पार्टिसिपेशन था उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। खास तौर से रोशनी जी का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं आज इस मौके के ऊपर, क्योंकि मुझे याद है जब कोरोना के बीच में हमें जरूरत पड़ी, मैंने रोशनी जी को फोन किया। मैंने उनको कहा जी हमें 6000 सिलेंडर चाहिए। सो उन्होंने कहा कि हाँ हम बिल्कुल मदद करेंगे। सो मैंने उनको कहा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सो उन्होंने कहा शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं है, हम भी दिल्ली वाले हैं, हमारा फर्ज बनता है। इसी तरह से दिल्ली वालों ने मिलके जिस तरह से एक साथ हाथ से हाथ बढ़ा के, कंधे से कंधा बढ़ा के, और भी बहुत सारे कॉरपोरेट्स हैं जिन्होंने इसमें की, उन सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और दिल्ली की जनता की तरफ से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। अब अपने को थर्ड वेव का डर है, और जो यूके से, इंग्लैंड से जो संकेत मिल रहे हैं, वहां पे ऑलरेडी थर्ड वेव का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। वहां पे केसेस काफी ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। इसके बावजूद कि वहां पे 45% वैक्सीनेशन लग चुका है, फिर भी केसेस बढ़ते जा रहे हैं, बता रहे हैं इंटेंसिटी कम है। तो उसको मद्देनजर, और वही तैयारी पूरी शिद्दत के साथ आपकी सरकार कर रही है। हम लोग हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठे। ये जो फोर्थ वेव आई थी दिल्ली की, इस दौरान कुछ ऐसी कमियां हम लोगों की महसूस, जैसे ऑक्सीजन की सबसे बड़ी हमारे को किल्लत हुई। दिल्ली इंडस्ट्रियल स्टेट नहीं है, तो दिल्ली अपने से ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं करता। दिल्ली के अस्पतालों में जो ऑक्सीजन चाहिए दिन में, वो बहुत कम मात्रा में चाहिए होती है, वो बाहर से आती है, दिल्ली के बाहर से आती है। लेकिन जब कोरोना का हुआ तो दिल्ली में ऑक्सीजन की जरूरत, दिल्ली में 2 टन ऑक्सीजन की जरूरत, उससे भी कम ऑक्सीजन की जरूरत, अस्पताल ऑक्सीजन की जरूरत 150 टन के करीब होती है। बाकी इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन की थोड़ी बहुत जरूरत होती है। और जब कोरोना हुआ तो एक दिन में 700 टन ऑक्सीजन तक, बिकॉज जो भी मरीज आ रहा था उसको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही थी, जो भी मरीज आ रहा था उसको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही थी। एकदम से 700 टन ऑक्सीजन की जरूरत पड़ गई। अब 700 टन ऑक्सीजन एकदम से कहां से आए? ना हमारे पास प्रोडक्शन थी, ना हमारे पास टैंकर थे। ने अगर हमें कह दिया कि चलो हरियाणा से ले आओ, उत्तर प्रदेश से ले आओ, तो लाने के लिए टैंकर नहीं थे हमारे पास। बहुत ज्यादा दिक्कत आई हमें। तो अब अपने को तैयारी करनी है, हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ सकते। तीसरी वेव आने के चांसेस काफी रियल हैं। जब तीसरी वेव आएगी तो हम ये नहीं कह सकते कि हम बीच में हमने कुछ नहीं किया। आपकी सरकार इस वक्त युद्ध स्तर के ऊपर काम कर रही है। अभी परसों ही आप लोगों ने देखा होगा कि मैं ऑक्सीजन स्टोरेज टैंक्स का उद्घाटन करके आया, क्योंकि दिक्कत एक ये हुई कि ऑक्सीजन अगर बाहर से आ भी जाए, कहीं से मान लीजिए हमें ज्यादा ऑक्सीजन मिल जाए, तो उसको स्टोर करने की कैपेसिटी नहीं अपने पास दिल्ली में। तो परसों 3 स्टोरेज टैंक्स 57 टन ईच के हम लोगों ने इनॉग्रेशन किए। परसों 2 लगभग 13.5 टन के हमने 2 ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इनॉग्रेशन किए। और आज मुझे बेहद खुशी है कि दिल्ली के 9 अस्पतालों में 22 ऑक्सीजन प्लांट इनॉग्रेट किए जा रहे हैं। इनकी कंबाइंड कैपेसिटी 17 टन के करीब है। तो 22 ऑक्सीजन प्लांट, ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है, बहुत बड़ा काम है। इसमें जितने भी लोगों का सहयोग है, सभी हॉस्पिटल्स का, HCL का, मारुति का, सभी इंजीनियर्स का, PWD का, मैं सब लोगों को आपको बधाई देता हूं, सबका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने इतने कम समय में, महीने 1.5 महीने के अंदर
आपने 22 प्लांट शुरू कर दिए। अब टोटल 27 प्लांट अपने चालू हो गए दिल्ली के अंदर। इसके अलावा 6 प्लांट्स केंद्र सरकार ने चालू कर दिए और 7 और प्लांट केंद्र सरकार के आने वाले हैं। मैं केंद्र सरकार का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। जैसा मैं हमेशा कहता आया हूं कि ये कोरोना इतनी बड़ी बीमारी है कि इसको हम अकेले नहीं लड़ सकते, हम सब को मिलकर लड़ना पड़ेगा। इसमें समय काफी सहयोग मिला। मैं केंद्र सरकार का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और जुलाई के महीने में और 17 प्लांट्स जुलाई के महीने तक लग जाएंगे। इसके अलावा ऑक्सीजन टैंकर्स भी हम लोग प्रोक्योर कर रहे हैं ताकि अगली वेव आए तो टैंकर्स की भी कमी अपने को नहीं होनी चाहिए। तो जो भी कई सारे स्टेप्स उठाए जा रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूं, भगवान से प्रार्थना करता हूं कि थर्ड वेव ना आए और उसके पहले हम लोग वैक्सीनेशन का प्रोग्राम हमारा अच्छा चल रहा है। केवल जब वैक्सीन की कमी होती है तब दिक्कत आती है, अदरवाइज हमारा जहां वोट वहां वैक्सीनेशन का कार्यक्रम जो पिछले हफ्ते शुरू किया गया था वो बहुत अच्छा चल रहा है। तो मैं आप सब लोगों को फिर से बधाई देता हूं, करता हूं कि थर्ड वेव ना आए और अगर आए तो हम इसी तरह से मिलके उसका भी सामना करेंगे। नमस्कार। तो हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली से लाइव, जहां सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तमाम जानकारी दी। और जिस तरीके से कोरोना काल में ऑक्सीजन की किल्लत होती हुई नजर आ रही थी, उसी को देखते हुए सीएम अरविंद केजरीवाल ने 22 ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण किया। बता दें कि दिल्ली के 9 अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए, जिसका वर्चुअली लोकार्पण किया सीएम अरविंद केजरीवाल ने। और हम बात कर रहे थे मोदी के मन में क्या है। जिस तरीके से 4 घंटे बैठक हुई, लगातार 4 घंटे बैठक हुई, जेपी नड्डा मौजूद रहे, वहीं अमित शाह भी मौजूद रहे, तमाम चर्चा हुई। इसी के साथ हमारे संवाददाता जुड़े हुए थे, अमित दुबे और अभिषेक सिंह, दोनों का धन्यवाद हम करते हैं। और जिस तरीके से यूपी को लेकर के बैठक हुई और मंथन चला, वही तमाम जानकारी हमारे संवाददाता ने दी, आपको जानकारी बताई। वहीं इसी के साथ इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया करता अभिषेक और अमित। इतना ही, बाकी की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।